आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी हमारे CDS 2025 के अंदर पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 16 क्वेश्चन जो हैं इस बार पूछे गए हैं UPSC एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि मोस्ट ऑफ देम जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन जो है हमारे डायरेक्टली हमारे NCERT जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हमारे मैपिंग से आए हैं। ठीक है, जो मैपिंग वाला पोर्शन होता है वहाँ से ये 3 क्वेश्चन आए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है दुरंत लाइन जो होती है इससे आया। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स दे रखे होंगे या PYQs करेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये एक ईजी क्वेश्चन था। बेसिकली दुरंत लाइन इसने पूछा है कि किसके बीच में होता है, तो भैया अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इसके बीच में दुरंत लाइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैप जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इसके बीच में दुरंत लाइन होता है। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा होता है ये आप प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा होता है ये भी आप बताइए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। आगे बात करते हैं। इसने बोल दिया भैया कि यहाँ पे एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस ओशियनिक रीजन पे लोकेटेड है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर C था दोस्तों। साउथ इंडियन ओशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, साउथ इंडियन ओशन में यहाँ पे ये चीज़ लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर C होगा। आगे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी एंड लेक इज़ नॉट करेक्टली मैच। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5 ग्रेट लेक्स जो होती हैं, 5 ग्रेट लेक्स जो है नॉर्थ अमेरिका कनाडा साइड में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो इसने बोला कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा अगेन मैपिंग से क्वेश्चन था और ये मतलब एक तरह से था कि आप छोड़ सकते थे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में पूछ ले इससे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर B है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो जो सुपीरियर है यहाँ पे जिसने बोला है लेक सुपीरियर, तो लेक सुपीरियर अगर हम देखें यहाँ पे तो डुलूथ ये जो है यहाँ पे है, बल्कि यहाँ पे इसने क्या बोल रही है डेट्रॉइट में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों नहीं करने लायक था। ठीक है, बाकी ये वाला अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता सेंट पॉल प्लेटू, अगर आपके पास कहाँ आपको पता होता है कि ये लोकेशन कहाँ है तो आप कर सकते थे, और बाकी ये वाला तो कर ही सकते थे। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैटिट्यूड्स लाइन इज करेक्ट। ये वाला दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा NCERT से था। NCERT कौन सी NCERT, जो हमारी क्लास 11th की जो है NCERT, जो तीसरा पार्ट है फिजिकल वाली। ठीक है, फिजिकल बुक जो है, फिजिकल बुक जो मैं हर बार एनालिसिस में बताता हूँ, फिजिकल बुक से दोस्तों हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा फिजिकल बुक से बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप जब NCERT पढ़ें 11वीं की तो NCERT की केवल 2 NCERT ना पढ़े, 3 NCERT पढ़े। एक इंडिया फिजिकल है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक फिजिकल बुक। ठीक है, जो फिजिकल वर्क बुक है उसमें लैटिट्यूड वगैरह जो है ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो देखो इसने क्या बोला है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड्स चेंज स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कि भैया जो 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, जबकि चेंज करता रहता है। जैसे आप पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वैसे ये डिफर करता रहेगा। उसका दूसरी स्टेटमेंट बोला कि इफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट अ इंटरवल ऑफ 1 डिग्री द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स थस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये कंफ्यूजन होने की दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप NCERT में आओगे तो देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली हमें बता रखा है कि इफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री देयर विल बी 89 पैरेलल इन द नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 89 पैरेलल हमारे कहाँ पे होंगे, नॉर्दर्न साइड में होंगे, और 89 पैरेलल हमारे कहाँ पे होंगे, सदर्न साइड में होंगे। द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल थस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसको भी अगर आप ऐड कर दोगे तो 179 जो है 179 पैरेलल्स यहाँ पे ड्रॉन होंगे। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये सही है कि नहीं है, बट दोस्तों ये हमेशा 100% करेक्ट है कि यहाँ पे देख सकते हो इसका डायरेक्ट सोर्स है। उसका देखो इसने क्या बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड चेंज स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कि भैया जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है ये चेंज होता रहता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ को जैसे आपको पता है कि अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्पेयर, इट इज़ अ जीरोइड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी पिचकी हुई है और साइड जो इक्वेटर है ये वाली जो लेंथ है वो ज़्यादा है। इस वजह से दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप आओ देखोगे कि इफ़ द अर्थ वॉज अ परफेक्टली स्पेयर द लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्पेयर होती भैया तब तो कांस्टेंट वैल्यू होती, दैट इज 111 किलोमीटर एवरीवेयर ऑन अर्थ। दिस लेंथ इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द इक्वेटर, बट टू बी प्रिसाइज यहाँ पे देखो आर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड चेंज स्लाइटली इन द लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। यहाँ पे देख सकते हो इसने डायरेक्ट
डायरेक्टली बता दिया भैया कि स्लाइटली चेंज होता ही है जैसे आप इक्वेटर टू पोल पे जाओगे। यही स्टेटमेंट इसने यहाँ पे दे रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दोस्तों कि मैं कोर्स की सर मैं कोर्स से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं किसी अकेडमी में पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने अकेडमी वगैरह में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी स्किप कर सकता हूँ क्या? तो मेरा हमेशा जवाब रहता है दोस्तों कि नहीं, आप एनसीईआरटी मत स्किप करिए, क्योंकि ये जो अब मान लो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब ये कौन सी कोचिंग कवर करती होगी डीप में, ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका बहुत जो है रिस्क जो है एसोसिएटेड हो जाता है कि भैया वो कोचिंग सही है या नहीं है, ये इतनी डिटेल में कवर करती है या नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट वे रहता है कि आप जो भी कोचिंग आपको ज्वाइन करिए आप करिए, बट मेक श्योर करें कि आप एनसीईआरटी इग्नोर ना करें, एनसीईआरटी आप पढ़े ही पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों अरेंज कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के इस वाले जो टेबल है यहाँ से पूछा है, ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है। और इस एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो वही हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसमें से पूछा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हो, मिनरल्स एंड रॉक जो है चैप्टर का नाम है। यहाँ पे आप देखो तो भैया ऑक्सीजन जो है 46% तो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन क्या आएगा हमारा सबसे आखिर में आएगा, तो 4 को आखिरी में कर दो तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसका देखो क्या बोला इसने, हमारा सिलिकन 27.72% है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट, ठीक है। तो उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है। उसका देखो इसने कन्फ्यूजन किस में थी, एल्यूमिनियम और कैल्शियम में थी। तो भैया एल्यूमिनियम जो है 8% है और कैल्शियम जो है वो 3% है, इसलिए एल्यूमिनियम फिर उसके पहले आएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 ये 1 3 4 ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, यानी कि 2 1 3 4 यानी कि सबसे पहले कैल्शियम, उसके बाद 1 और 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, मैच यहाँ पे लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 करने को बोल दिया भैया इसने कि भैया बता दो यहाँ पे आइलैंड्स है और यहाँ पे नेशन है और उनका बता दिए कौन से टेक्टोनिक प्लेट के अंदर सर लाई करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। ईजी क्वेश्चन क्यों कहूँगा, क्योंकि पहले तो ये जो प्लेट वाली जो चीज़ है ये हमारे साथ पीवाईक्यूज में पूछी गई है, ज्योग्राफी के सीडीएस और सीएपीएफ में ये जो प्लेट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि अफ्रीकन प्लेट के अंदर कौन कौन से ये आइलैंड आते हैं या फिर एरिया आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे कर सकते थे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये अगेन वही एनसीईआरटी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 11th की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस एनसीईआरटी से ही बने। पेज नंबर 35 पे अगर आप जाओगे, चैप्टर का क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे इनके एरियाज बता रखे हैं और ऐसे 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 करके पूरा सर्कमफ्रेट कर रखा है कि ये एरिया यहाँ पे ला करता है। इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो इसने अगर हम यहाँ पे देखें कि भैया फॉर एग्जांपल अगर हम देखें श्रीलंका के बारे में इसने बात करी है, तो श्रीलंका देखो हमारा कहाँ पर होगा, श्रीलंका इसने बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारा ये है और उसका एरिया क्या है, इसका एरिया ये है, ठीक है। ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है। श्रीलंका हमारा कहाँ पे है, ये रहा। तो आराम से जो है श्रीलंका हमारा क्या होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में श्रीलंका हमारा लाई कर जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अंडमान आइलैंड कहाँ लाई करेगा, तो अंडमान आइलैंड दोस्तों हमारा यूरेशियन प्लेट में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे यहाँ पे लाई करते हैं और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से एरिया, ये पूरा हमारा कौन से एरिया में आता है, यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक ईजी क्वेश्चन कहूँगा मैं। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी में आपको ये पूरा मिल जाएगा, देख सकते हो अफ्रीकन प्लेट की एरा, उसका जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो भी यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हमारा ये रहा, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिक्टर स्केल इज या आर करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भैया रिक्टर स्केल के बारे में बता दो कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। इंटेंसिटी स्केल नहीं होती दोस्तों, रिक्टर हमारी जो इंटेंसिटी स्केल होती है वो किसकी होती है, वो हमारी जो हमारी मर्क्यूरी स्केल होती है वो हमारी इंटेंसिटी बताती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हमारा क्या बताता है, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल हमारा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रिक्टर स्केल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट तुम्हारी इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप आओ क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वही क्लास 11th की एनसीईआरटी सॉरी, पेज नंबर 24 पे अगर आप आओ तो यहाँ पे देख सकते हो कि द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। कि भैया अर्थक्वेक को किस चीज़ पे नापा जाता है, दो चीज़ों पे मापा जाता है, या तो मैग्नीट्यूड पे नाप सकते हो या फिर इंटेंसिटी पे नाप सकते हो। तो भैया मैग्नीट्यूड पे अगर हम नापे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल के अंदर कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे अगर हम नापे तो इसे रिक्टर स्केल पे कहते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, इंटेंसिटी पे रिक्टर स्केल, ठीक है। तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट लगा दिया आपके फर्दर यूज़ के लिए कि मर्क्यूरी स्केल हमारा और रिक्टर स्केल हमारा, यहाँ पे देख सकते हो कि द एफर्ट्स कॉज बाय द अर्थक्वेक, यहाँ पे द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक। यहाँ पे देखो बोल रखा है ना इसने कि भैया
और रिक्टर स्केल जो है वो एनर्जी रिलीज को नापता है, तो बिल्कुल सही बात है, रिक्टर स्केल जो है एनर्जी रिलीज को नापता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट, कि भैया वाटर वेपर के संदर्भ में बता दीजिए इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोला कि इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, कि भैया वाटर वेपर का जो हमारा हवा है उसकी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी से डायरेक्ट संबंध है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो इसने क्या बोला है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नीदर बिकम टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि भैया एक चादर की तरह जो है हमारा वाटर वेपर ऐड करता है और हमारे वायुमंडल को बचाता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो जाए। तो ये दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स अगर मैं बात करूँ तो वही हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर आप यहाँ पे 76 पे आ जाइए। देखो पेज नंबर 76 पे ये वाटर वेपर वाले चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 77 पे कि इट ऑल्सो एब्जॉर्व पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द अर्थ एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट, इट थस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलॉन्ग द अर्थ नीदर टू बिकम नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट। ठीक है, वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एयर। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, ये भी और ये भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉपन्स क्लासिफिकेशन जो होती है ज्योग्राफी के अंदर उसके अंदर से पूछा है। ये भी आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। पेज नंबर 104 पे आ जाइए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे इस टेबल के अंदर आप आ जाइए। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर आके आप मैच करते रहिए। इसने पूछा कि हाउ मैनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच। तो देखो सबसे पहला देखते हैं भैया ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई अगर हम ढूंढे यहाँ पे तो ये रहा, इसका कोड क्या है, बहुत पहले जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाता था तो यहाँ से कोड से बना देता था। ठीक है, तो मेक श्योर करें जो अगले अटेम्प्ट देना चाहते हैं कि ये जो टेबल है वो पूरी ही याद कर ले, ये ना कि बस केवल कैरेक्टरिस्टिक याद करें, ये इसके कोड से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद करें। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई हमारा किसके लिए होता है भैया, विंटर ड्राई सीजन जो होता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो भैया ट्रॉपिकल वेट ड्राई विंटर ड्राई सीजन, यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं मिड लैटिट्यूड स्टेपी पे। मिड लैटिट्यूड स्टेपी हमारा ये रहा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई होगा। तो मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई होगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो गया। अब आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल पे। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हमारा ये रहा, कह रहा है कि भैया नो ड्राई सीजन एंड वार्म समर रहेगा, कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं रहेगा और वार्म समर रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। चौथा आते हैं हमारा मरीन वेस्ट कोस्ट पे। तो हमारा मरीन वेस्ट कोस्ट ये रहा। ठीक है, इसने बोला कि नो ड्राई सीजन वार्म एंड कूल समर। ठीक है, इसने क्या बोला, नो ड्राई सीजन सीवियरली कूल्ड समर। यहाँ पे दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीवियरली जो वर्ड है ये हमारा इस वजह से ये इनकरेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला वार्म भी है और कूल भी है, यहाँ पे इसने बोल दिया केवल कूल है और वो भी सीवियरली, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी और केवल 3 ही चीज़ें यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी हमने पहले डिस्कस भी किया कि जो यूपीएससी इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करता है, सीवियरली हो गया, उसके बाद हमारा एक्सक्लूसिवली हो गया। ठीक है, तो ये जो है कई बार आपको मन में डाउट डालने चाहिए कि भैया ये कई बार गलत होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स वगैरह दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस टाइप की चीज़ों का। आगे बात करते हैं, इसने भैया बोल दिया कि आइडेंटिफाई द क्लाइमेट टाइप बेस्ड ऑन द बिलो कैरेक्टरिस्टिक। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पास्ट में बहुत पूछे गए हैं, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कि इसने बोल दिया कि भैया मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, आप बता दो कि कौन से क्लाइमेट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बोली इन्होंने कि एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो एंड इज अराउंड 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरी कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस विंटर एंटी साइक्लोन एंड देयर वीकनिंग इन द समर सेट्स इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन। और तीसरा कह रहा है कि पोलवर्ड समर टेम्परेचर आर लो, कि भैया जैसे जैसे हम पोल में जाएंगे तो समर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से बता दो भैया इन चारों में से कौन से इसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये इसका सोर्स आपको डायरेक्ट हमारी पेज नंबर 106 पे अगर आप आओगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, अगेन यहाँ पे अगर आप आओगे कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, जो कि ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगे। देखो पहले इसने क्या बोला कि एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अराउंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाओ अगर आप, तो देखो इसने क्या बोला, एनुअल प्रेसिपिटेशन इज एज लो फ्रॉम 12 to 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट इसने बोली है कि द डेवलपमेंट, यहाँ पे अगर आप आओ, the development of the pronounced anticyclone and their weakening of summer sets of monsoon like reversal of wind in this region। तो यहाँ पे अगर आप आ जाओ, ये जो पीले में हाईलाइट किया मैंने कि डेवलपमेंट ऑफ pronounced winter anticyclone and its weakening in the summer set in the monsoon like reversal of wind in this region, बिल्कुल सही बात है ये भी। और जो अगला स्टेटमेंट है हमारा पोलवर्ड समर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो भैया यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसने देखो क्या बोला क्रीम कलर में कि भैया पोलवर्ड समर टेम्परेचर आर लोअर एंड विंटर टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो।
ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा है, एनसीईआरटी से पूछा है कौन सी, क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल सही है, कंप्लेन हम कर नहीं सकते, ये भी एक इजी क्वेश्चन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र। की भैया कॉटन इंडस्ट्री जो है हमारी वो केवल अब गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ा ये जो भारत के जो और भी अन्य भाग हैं वहाँ पे ये स्प्रेड हुई, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉ कॉटन इज़ नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल दोस्तों वो होता है कि जैसे हम मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, फिनिश गुड बनाते समय, तो उस समय मान लो मेरे पास ये 10 यूनिट था रॉ मटेरियल, तो ये प्रोसेस वगैरह करते समय कुछ लूज़ हुआ और मैं केवल 8 यूनिट रॉ मटेरियल का ही फाइनल गुड बना पाया, तो यानी कि ये वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। तो इसने पूछा कि इसने पूछा है कि रॉ कॉटन इज़ नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ कॉटन जो है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं होता है। यानी कि अगर मेरे पास 10 यूनिट ऑफ रॉ कॉटन है तो मैं 10 यूनिट के ही क्या बना सकता हूँ, फिनिश गुड बना सकता हूँ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में एक भी कॉटन मेरा लूज़ नहीं होगा, कहने का इसका ये मतलब है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लास 12 की 2 एनसीईआरटी आप लोगों को पता ही है। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के नाम की एनसीईआरटी होगी, पेज नंबर 86 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बता होगा। तो देखो रॉ मटेरियल में आपको यहाँ पे बता देगा कि इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर रॉ मटेरियल आर लोकेटेड। कि भैया ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्रोक्योर करती हैं रॉ मटेरियल्स, वैसे वेट लूज कर देते हैं प्रोडक्शन के दौरान, तो उस केस में क्या होता है, इंडस्ट्री जो है उसके पास में लोकेटेड होती है। जैसे कोल की इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी देखो इन्होंने बता भी रखा है। सिमिलरली दी लोकेशन ऑफ पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एंड पिग आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल्स। इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन ओर एंड कोल आर बोथ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, तो देखो इसने बता रखा है आयरन और कोल जो है दोनों ही वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। इसी वजह से आप जितने भी प्लांट देखोगे, बोकारो स्टील प्लांट और ये सब जितने भी हैं, ये सब वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे आयरन और है वहीं पे लोकेटेड होते हैं, ताकि रॉ मटेरियल वो फटाफट ले सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो और जो है टाइमली वो अपना प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल होता क्या है, एनसीईआरटी ने आपको बता दिया था, मेरा ये कहने का मतलब था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो इसने मार्केट वाले पैराग्राफ में बता रखा है कि भैया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज अ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल की होती है, यानी कि वेट जो है यहाँ पे वो लूज़ नहीं होता है। ठीक है, एंड इज़ जनरली लोकेटेड एट लार्ज अर्बन सेंटर, क्योंकि वो रॉ मटेरियल लूज़ करती नहीं है, तो इसलिए वो भारत में कहीं भी लोकेट हो सकती है, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी कि कॉटन रॉ कॉटन इज़ नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। और यहाँ पे बता भी रखा है, देखो देयर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ जो है कंफर्म हो गई कि ये वाली चीज़ जो है कि गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरी भारत में फैली। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगेन ये भी क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और अगेन ये भी मैं इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाऊंगा कि भैया कोचिंग सेंटर इतनी डीपली कवर करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो अगेन इसलिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस है, आप कहीं से भी कोचिंग लीजिए या ना लीजिए, वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आगे बात करते हैं, इंदौर सिटी जो है हमारा मध्य प्रदेश में, इसने बता दो कि कौन से प्लेटो पे लोकेटेड है। इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन पे लोकेटेड है, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, निर्मल में या फिर मालवा प्लेटू में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों मालवा प्लेटू है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये जो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है वो क्लास 9 की एनसीईआरटी है। ठीक, क्लास 9 की एनसीईआरटी है, उसमें ये देख सकते हो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के नाम से एनसीईआरटी है। पेज नंबर 9 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो बता रखा है ये जो मालवा प्लेटू है यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि मध्य प्रदेश वाली जो प्रॉपर एरिया है वो यहीं पे ही है। ठीक है, इंदौर हमारा यहीं पे लाई करता है, तो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे मालवा प्लेटू। बाकी अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी डीप में पढ़ा है तो आप इसकी भी जरूरत नहीं थी, आप आराम से मालवा प्लेटू आप लोकेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन कहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कि भैया कौन सी सिटी में से इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटर पास नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लखनऊ और इंदौर से पास नहीं करता है। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटर दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी रहता ही है,
स्टैटिक या फिर मिसलेनियस पोर्शन के अंदर भी रहता ही है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी ये पूछा गया है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा यूपीएससी पूछता है। खैर अगर आपको इसका एनसीईआरटी के अंदर चाहिए सोर्स तो पेज नंबर 115 पे अगर आप आओगे क्लास 12 की एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का जो है चार्ट ये डब्बा मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे गोल्डन कोऑर्डिनेटर है उसके बारे में बता रखा है कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर इट कंप्राइजेज कंस्ट्रक्शन ऑफ 5846 किलोमीटर 46 लेन हाईवे डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर टू कनेक्ट इंडियाज 4 बिग मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता जो है ये जो कनेक्ट करता है ये हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे देख सकते हो इसका मैप जो है हमारा, यहाँ पे दिल्ली हो गया, उसका तो हमारा जो है मुंबई यहाँ पे हो गया, और फिर कोलकाता हमारा ये रहा, और उसके बाद चेन्नई एंड यहाँ पे देख सकते हो कर्नाटका। ठीक है, तो इस बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेटर है ये हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट के बारे में यहाँ पे पूछ लिया इसने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला इसने बोला है कि दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबत। तो इसमें अगर बात करें सोर्स की तो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वही अगेन उसमें अगर आप आओगे पेज नंबर 131 पे इंटरनेशनल ट्रेड नाम का चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप आओगे तो ये देखो कांडला पोर्ट को ही दोस्तों दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जो कांडला पोर्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ पे भैया सिचुएटेड है, ना कि खम्मत पे, इसलिए पहली स्टेटमेंट तुम्हारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाथ कयाल। ठीक है, तो भैया कोचिन पोर्ट देखते हैं हमारा ये रहा कोची पोर्ट, इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाथ कयाल, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। उसका थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि मोरमोगो पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। तो मोरमोगो पोर्ट अगर हम देखें तो ये रहा हमारा सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी, यानी कि ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका चौथी स्टेटमेंट कह रहा है कि पारादीप पोस्ट इज सिचुएटेड एट द गोदावरी डेल्टा, कि भैया जो पारादीप पोस्ट है पोर्ट है हमारी वो गोदावरी डेल्टा पे है, नहीं ये हमारे कहाँ पे है, महानदी डेल्टा पे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे है ही है, तो इसलिए इसे इग्नोर ना करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर, कि ऐसा डिजास्टर जिसमें एटमॉस्फेयर का बहुत कम रोल हो या फिर मिनिमम रोल हो। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो एवलांच जो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एवलांच जैसे आपने देखा होगा बर्फीली जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो बर्फ का एक सिल्ली होती है, बर्फ की जो लेयर होती है वो एकदम से किसी भी वजह से, चाहे वहाँ पे कोई मोटर फटा हो या फिर कोई थोड़ा सा थम्पिंग आया हो, उसकी वजह से ये जो पूरी सिल्ली है, ये जो पूरा लेयर है बर्फ की वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे कैस्केडिंग इफेक्ट में बदल जाती है, यानी कि स्नोबॉल इफेक्ट में बढ़ जाती है, तो उसको एवलांच बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसने बोल दिया भैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इसने बोला कि पहली स्टेटमेंट कहा कि इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 2006, और दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों ये, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर मैं बात करूँ इसके सोर्स की, तो देखो जो हमारा ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत मेंशन तो मिलता है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल, यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 68 के अंदर मेंशन तो मिलता है। तो इसने बताया भी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है 2005 के अंदर, उसके बाद जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, बट हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये आप नोट कर सकते हो, तो इसका मैंने इंटरनेट से हेल्प लेके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, तो जो ये भले ही यहाँ पे बिल तो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो फाइनली ये पास हुआ वो 2006 में हुआ, 9 जनवरी 2006 में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी का एनालिसिस पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने देखा कि 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जिसमें से हमारे आराम से 12 से 13 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से दोस्तों पूछे गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी से दोस्तों पूछे गए थे, और जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे क्या थे, मैपिंग से थे। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि मैपिंग से भी क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, तो क्रक्स यही है लास्ट में। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ कि भैया जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हमारी कहाँ से 9 से लेकर 12 तक आइडली आपको प्रिपेयर करके चलनी चाहिए। ठीक है, जिनके पास टाइम कम है वो अपना 11 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है उसे प्रिपेयर करें, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इस चैनल पे भी करा रखे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।